I again welcome you all to Delhi Literature Festival Monsoon Edition, and also warm welcome to Mukul Kumar sir, who is a civil servant from the 1997 batch, currently serving as an Indian Railway Traffic Officer in the Ministry of Railways, New Delhi. His educational background includes studies in humanities at Kirorimal College, Delhi University, and public administration at the Indian Institute of Public Administration, New Delhi. Aside from his bureaucratic career, he is also a celebrated poet and novelist. His published works include 3 novels, As Boys Become Men, Seduction by Truth, and Lost in the Love Maze, and 3 poetry anthologies, The Irrepressible Echoes, Catharsis, and Rhythm of the Ruins. His literary contributions have earned him prestigious awards such as the Bharat Nirman Award for Literary Excellence in 2020 and Purvanchal Gaurav Samman. Arohi marks Mukul sir's entry into Hindi fiction. The novel tells the compelling story of 3 friends navigating the challenges of preparing for the toughest exam, the Civil Services Examination, interwoven with themes of college life, love, and friendship. I think it's a Hindi fiction book, so I should switch to Hindi also. आज हम मुकुल कुमार सर की किताब आरोही के बारे में प्रभात रंजन सर से बातचीत करेंगे, जो एक उपन्यासकार, कथा लेखक और अनुवादक हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से हिंदी में BA, MA और PhD की है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुवचन के सहायक संपादक के रूप में शामिल हुए। वर्तमान में वे जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रोफेसर हैं। I request both of you to please take the stage. कृपया आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। Thank you. नमस्कार। अभी हम लोग बहुत अच्छी कविताएं सुन रहे थे दीपक कुमार जी की, उनकी कविताओं पर बहुत अच्छी बातचीत सुन रहे थे, और उसके बाद हम जिस सत्र में हैं वो सत्र उपन्यास का सत्र है। कविता के बाद उपन्यास का ये उपन्यास हमारे बीच मुकुल कुमार जी बैठे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा एज बॉयज़ बिकम मेन, और जिसको उस समय बाद उन्होंने स्वयं किसी और से अनुवाद नहीं करवाया, उन्होंने स्वयं उसको हिंदी के पाठकों के लिए लिखा। उसका नाम आरोही रखा, और आज द बॉयज़ बिकम मेन के इस हिंदी रूपांतर या हिंदी अवतार आरोही पर उनसे मैं बातचीत करने के लिए मौजूद हूँ। और ये उपन्यास संयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस के उससे शुरू होता है। कैंपस की एक सालाना घटना जो हर साल होती है, जिसको हर साल बैन किया जाता है, जिसको जो करना कानूनन जुर्म होता है, लेकिन उस घटना से शुरू होता है। कैंपस की एक अपनी पहचान होती है। तो इस उपन्यास पर बातचीत शुरू करने से पहले मुकुल जी, मैं ये चाहूँगा कि अब आप 90s में 1990, 91, 92 इसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे होंगे। संयोग से मैं भी उसी दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, बाद में मैं वहाँ पढ़ाने भी लगा। तो आप अब उस कैंपस को किस तरह से याद करते हैं? इस उपन्यास की यात्रा पर जाने से पहले आपसे अगर मैं पूछूँ तो। सबसे पहले तो दिल्ली साहित्य महोत्सव का तहे दिल से धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद। ये विशेष इसलिए कि एक लेखक के रूप में आरोही मेरी पहली हिंदी रचना है, और इस अपनी रचना के बारे में बात करने का पहला अवसर मेरे लिए यही साहित्यिक मंच है। तो ये कहीं ना कहीं से मेरे लिए बहुत एक विशेष महत्व रखता है। और मैं अपने कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट्स के कारण, इवन इसके लिए एक सेशन भी प्लान हुआ था, सिविल सर्विसेज क्लब ने होस्ट करना चाहा था, और वो मेरा ये जो सेशन था वो कल था, लेकिन उसको स्थगित करना पड़ा। और इस तरह से ये आज मेरा पहला अवसर है। तो दिल्ली साहित्य अवसर, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल को हार्टफेल थैंक्स।
कमिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा ही एक पृष्ठभूमि बना दूं कि ये जो किताब आरोही है ये मेरे उन दिनों की कहानी कहती है जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, किरोड़ीमल कॉलेज का छात्र था। और उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एमए में दाखिला लिया दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास में, और साथ में सिविल सर्विसेज की परीक्षा मैंने आरंभ की, और वहीं से फिर फाइनली हमारा चयन हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय का अब क्या कहना, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना अपने आप में एक बहुत ही गौरव का मतलब विषय है। ये इसलिए कि पहला तो ये देश की राजधानी है, दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय शायद अभी हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, जेएनयू की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें। और दिल्ली विश्वविद्यालय में रह के जो मेरा अपना अनुभव हुआ है वो एक तो ये हो गया कि एक गौरव की एक फीलिंग आती है कि हम देश के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन थे, बहुत अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं। और दूसरा एकेडेमिया जो कहें, एकेडमिक एटमॉस्फेयर जो वो एक वातावरण दिल्ली विश्वविद्यालय देता है, वो कहें कि आप एकेडेमिया के जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वो 7 रंग आपको देखने में मिलेंगे। आपको जो देश के सबसे अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छे स्कॉलर्स होंगे, उनसे आपका तारुफ होगा, उनसे आपको सीखने को मिलेगा। और जो आप सीखते हैं उसमें एक एक बहुत संतोष ये होता है कि जो मैं सीख रहा हूँ वो सबसे अच्छे लोगों से सीख रहा हूँ, और वो एक इतना बड़ा संतोष और कॉन्फिडेंस देता है, बहुत बड़ा एक उत्साह रहता है कि हमारी सीख जो है ये आके हम वाकई हमको जीवन की यात्रा में आगे तक लेकर के जाएगी। और बाकी मौज मस्ती नॉर्थ कैंपस में रहें तो आप दिल्ली में जो मैंने बोला कि इंद्रधनुष, तो आपसे ये जानना चाह रहा था कि कैंपस लाइफ को आप तो वो सब बातें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में आपने बताई, किन बातों को याद करते हैं, किन चीज़ों को याद करते हैं, कुछ ये बताइए। कैंपस लाइफ को याद करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, जब आप कैंपस पर लिख रहे थे तो किस तरह से याद कर रहे थे? अब ये उसको अब नॉवेल से ही, उपन्यास से ही शुरू करते हैं कि पहला चैप्टर जो है वो मिहिर का है। मिहिर कहीं ना कहीं से हमारा, मैं मानता हूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करता है ये, मैं खुद के पात्र को बहुत नज़दीक पाता हूँ मिहिर के पात्र से। तो पहला ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है जहाँ वो कॉलेज में आता है पहले दिन, और वो रैगिंग का सामना करना पड़ता है। उस समय वैसे बहुत माइल्ड रैगिंग थी, अब तो रैगिंग लॉज हो गए, लेकिन बहुत ही फिर भी माइल्ड रैगिंग थी। तो वो जा रहा है और मिहिर एक बहुत शाई और बहुत शर्मीला और बहुत रिजर्व किस्म का कैरेक्टर है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल सहमा सा पहले दिन कॉलेज में अंदर। और बाकी कुछ हर कॉलेज में कुछ ऐसे ये लोग होते हैं जो बड़े स्टूडेंट्स जो बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और वही जो थोड़ी बहुत जो भी रैगिंग होती है उसका जिम्मा उन्हीं का रहता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई नवाब साहब बिल्कुल चाल चूँकि शर्मीली है, रिजर्व है थोड़ा चाल में, तो वो नवाब साहब कह के एड्रेस करते हैं। तो वो एक प्रकरण बड़ा स्पेशल है, और वो कहते भी ऐसी चीज़ हैं कि अब आप उसको उससे अनेक तरह के प्रश्न पूछते हैं, उसको परेशान करते हैं, और परेशान करते करते उससे पूछते हैं कि आपका पसंदीदा गायक कौन है। तो वो किशोर कुमार का नाम लेता है कि भाई मेरे पसंदीदा गायक यही हैं। तो कौन सा गाना, उसके जो उस समय उस तरह बहुत नर्वस है, वो बहुत ही बेचैन है कि कैसे इनसे छुटकारा मिले। तो वो तेरे चेहरे में वो जादू है जिसका मैंने चर्चा किया, वो अब बोलते हैं कि इसमें से चुनो किसका चेहरा है जादू के ला को जा करके बोलो। तो वो एक बहुत अनोखी घटना है, अलग तरह की याद है। ये उस दौर में जितने लोग भी डीयू में पढ़ते होंगे उन सबके जीवन में इस तरह की कोई ना कोई याद है जब वो पहली बार अपने कॉलेज में गए होंगे, और उनका इस तरह से, इसको माइल्ड रैगिंग, आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, ये उस तरह की रैगिंग नहीं थी जिस तरह की रैगिंग की धारणा हमने बना रखी है या हम जानते रहे हैं। खैर, इस उपन्यास में एक ज्योति की कहानी भी आती है, लेकिन अभी सब कहानी अभी शुरू में ही करें, उससे उस पर हम ज्योति की कहानी पर बाद में आएंगे। पहले मेरी जो दिलचस्पी है ये जानने में है मुकुल जी की, पहले आपने एज बॉयज़ बिकम मैन लिखा अंग्रेजी में, और फिर एक समय बाद आपने बजाय इसके, आमतौर पर होता है कि अंग्रेजी में कोई उपन्यास आता है, कोई दूसरा अनुवादक, मैं खुद अनुवादक हूँ, वो उसको अनुवाद करता है, वो हिंदी में आ जाती है, लेकिन आपने एक समय के बाद उसको स्वयं हिंदी में लिखा और उसका नाम अंग्रेजी नाम से बिल्कुल अलग है, आरोही नाम रखा है, एक अलग नाम से, एक अलग पहचान के साथ उसको लिखा। तो ये ज़रा इस यात्रा को समझाइए कि अंग्रेजी में लिखने को आपको कब लगा कि नहीं आपको अब लिखना चाहिए, और लिखने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? उसी कैंपस से करनी चाहिए, किरोड़ीमल कॉलेज के पीछे वाले गेट से करनी चाहिए, जहाँ की दुनिया हमारे लिए कमला नगर की दुनिया
हम लोग किरोड़ीमल वालों से सबसे ज़्यादा ईर्ष्या इसी बात से करते थे कि इनके ठीक पीछे के गेट में कमला नगर है। हमें कमला नगर जाने के लिए किरोड़ीमल के बीच से होकर जाना पड़ता था, कई बार नहीं जाने देते थे। तो चलिए इस पे आ जाइए। एज बॉयज बिकम मैन से आरोही और दोनों। ये प्रश्न मेरे हृदय के बहुत नज़दीक है, इसलिए है कि ये दोनों जो पुस्तकें हैं वो मेरी साहित्य यात्रा में इनका बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्व इसलिए है कि एज बॉयज बिकम मैन हमारा की जो प्रेरणा है वो एक जुनून अगर माने तो वो उसकी प्रेरणा है। एक पैशन था मेरे अंदर, एक ये लेखन का। तो उस लेखन के पैशन को हमने अंजाम देना चाहा और उसका जो फाइनल जो रिजल्ट परिणाम आया वो एज बॉयज बिकम मैन है। तो वहाँ जो मेरी प्रेरणा थी वो थी कि एक जुनून, एक पैशन को एक अंजाम देना है, उसकी शुरुआत करनी है। तो दैट इज़ हाउ माई लिटरेरी जर्नी टुक ऑफ। कमिंग टू द थीम ऑफ द बुक एज बॉयज बिकम मैन, कि मैंने उस थीम को क्यों चुना। उस थीम को इसलिए चुना कि मैं बिल्कुल आप बीती बता रहा हूँ, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है कि आप अच्छी से अच्छी नौकरी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ठहराव, एक जिसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं, एक ठहराव सा महसूस होता है और वहाँ आपको लगता है कि जीवन जो है उसमें कुछ अधूरापन है। तो अब मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मुझे पता था कि अधूरापन कहाँ से आ रहा है। तो लेखन था, उस लेखन को मुझे आगे लेके जाना था। तो ये हुआ कि भाई अब मुझे एक थकान सी है, एक अधूरापन है, एक चुनौती की कमी लग रही है। तो अचानक मेरा जो एक अंतःकरण था, मेरी जो सोच थी वो ले गई मुझे उन दिनों में जब मैंने सिविल सर्विसेज जैसा एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अपने सामने निर्धारित किया और उसके लिए फिर कड़ी मेहनत और जुनून और निष्ठा जो होनी चाहिए उसके लायक अपने आप को बनाया। तो वो चूंकि उस किक को अगर बोले, उस किक की जो कमी अभी लग रही थी, तो वो मैं अपनी युवावस्था में चला गया और जब उस किक को मैं महसूस कर पाता था तो ये इस तरह से उस कहानी ने जन्म लिया। तो ये तो रही एज बॉयज बिकम मैन की बात। आरोही जो उसी का अनुवाद है, इसकी प्रेरणा बिल्कुल अलग है। तो जब मैं उस किताब के लिए मैं काफ़ी देश में मैंने काफ़ी यात्रा की, काफ़ी ये मतलब लिटरेचर फेस्टिवल्स अटेंड किए, लिटरेरी फोरम में गए, बुक फेयर्स में गए, तो मीडिया वालों का एक कहना था कि सर ये किताब जो है वो यूथ, ये मतलब युवाओं से जुड़ी हुई है, महत्वाकांक्षा से जुड़ी है, जीवन के लक्ष्य से जुड़ी है। तो बहुत सारे हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर इस किताब को पर्टिकुलरली आप विशेषतः हिंदी में लाएं। तो वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं था कि ये आगे चल के कभी ना कभी इस किताब को मैं हिंदी में या तो लिखूंगा, अनुवाद करूंगा। तो उस समय नहीं था, क्योंकि समय की कमी है, नौकरी के साथ ही मुझे ये सब चीज़ें, लेखन को आगे बढ़ना होता है। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में लिखता रहा हूँ। तो मैंने इस किताब का जो पहले प्रेरणा स्रोत की बात करें तो एक सेवा भाव था। तो टास्क बहुत डॉन्टिंग था, चुनौतीपूर्ण था हिंदी में करना, उसमें अकर्मण्यता थी, एक तरह का आप कहें कि बहुत उत्साह नहीं आ पा रहा था बिकॉज ऑफ माय एंगेजमेंट, ऑफिशियल एंगेजमेंट, और इंग्लिश के जो प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में थे। लेकिन एक सेवा भाव कहीं ना कहीं था कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हिंदी क्षेत्र के हैं, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, तो वहाँ मैंने बोला कि सोसाइटी को, समाज को कुछ देने का भी एक अपना दायित्व बनता है। तो इसकी जो प्रेरणा है वो प्रेरणा एक सेवा भाव, आप माने उन विद्यार्थियों को समाज के लिए कुछ करने का जो जज्बा था, उसने इसमें काफ़ी हमको मदद किया इसको प्रेरित करने में। और मैंने पहले इसका अनुवाद किसी और से कराया लेकिन वो संतोषपूर्ण नहीं रहा। तो मैंने धीरे धीरे खुद ही अपने बाकी इंग्लिश की जो मेरी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उनको मैंने बिल्कुल उसको मैंने दरकिनार किया, दरकिनार करके फिर मैंने आरोही को आगे बढ़ाया। और आज मैं बहुत ही, मेरे लिए हर्ष का विषय है कि, और दूसरा एक और सुख इसमें मिला मुझे कि दूसरी भाषा होने के नाते एक लेखक के रूप में विस्तार का महसूस किया कि मैं दूसरी भाषा में लिख पाया हूँ। तो एक सेंस ऑफ एक्सपेंशन इन ए राइटर, एक फैलाव, व्यक्तित्व में फैलाव महसूस किया। और दूसरा ये कि मातृभाषा में लिखने का एक गौरवपूर्ण सुख आप कह लीजिए। तो साहित्य साधना और मातृभाषा प्रेम की मातृभाषा में लिखा हमने, तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, इन सब भावनाओं ने मुझे काफ़ी प्रेरित किया और बड़ा अनूठा एक तरह का एहसास हुआ लिखने में इसको। बिल्कुल, ये एक ऐसा उपन्यास है जो अपने साथ एक 3 दोस्तों की यात्रा है जो
जिसके सहारे हम सिर्फ उनकी सफलता की यात्रा नहीं, एक पूरे विश्वविद्यालय और एक युग का जो एस्पिरेशन होता है वो प्रकट होता है। लेकिन ये बातचीत थोड़ी बहुत गंभीर होती जा रही है। इससे पहले कि और अगले चरण में मैं आऊँ, मैं चाहूँगा कि आप इसका अंश कुछ पढ़ के सुनाएं अपनी पसंद से। जी, तो अभी आपने जैसे मिहिर ज्योति की बात की, तो उसी अंश को पढ़ते हैं। और उस अंश को पढ़ने के पहले एक मैं चाहूँगा अगर आप वो सिंबल्स के बारे में थोड़ा बता सकें, क्योंकि मैंने वो अंश इसलिए चुने हैं कि उन तीनों में वो सिंबल्स आते हैं, वो प्रतीक आते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, वो मुझे आगे गाइड करेगा। इंडिया टुडे ने में इस किताब की रिव्यू लिखते हुए इसमें मोनालिसा के मुस्कान की बात की है, और आपने लिखा है कि भाई मोनालिसा की मुस्कान जो है आज भी रहस्य है कि वह प्रसन्न है या उदास। उसी तरह जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब आप यही कह सकते हैं कि आप भी अपने भीतर एक मोनालिसा महसूस कर रहे हैं। मोनालिसा का बिंब आता है, शिवा का बिंब आता है, और तीसरा बिंब आप स्वयं बताएं। ये क्या मिहिर ज्योति वाला अंश पढ़ रहे हैं आप? हमारे बड़े अच्छे, इनको काफ़ी सराहा भी गया, और मीडिया में भी इन तीन बिंब जो है प्रतीक, इनकी काफ़ी चर्चा हुई। उसमें एक मोनालिसा का मैंने इस्तेमाल किया है उस प्रतीक के रूप में कि जब आपके ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां हैं जब आपकी भावना मिश्रित होती है, मिक्स्ड फीलिंग आती है, थोड़ा पेन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुख देती हैं, कुछ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुख भी देती हैं, और तमाम तरह की ऐसी मिश्रित जो फीलिंग है, मिश्रित एहसास वाली परिस्थितियां आपके चारों तरफ रहती हैं। तो वो मोनालिसा मैंने उस एहसास को, उस अनुभव को उजागर करने के लिए, या कहें कि रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो इसमें मैं एक दो अंश छोटे छोटे पढ़ूंगा। तो मिहिर ज्योति, जैसे आपने बोला कि मिहिर ज्योति का जो है उनका कॉलेज में एक बड़ा मौन आकर्षण था, और पहली बार जब उनको मिलने का मौका तब मिला जब ज्योति जो है फीमेल कैरेक्टर, उसके पिता की मृत्यु हो गई, और पहली बार ये डिसाइड करता है कि नहीं, सारे लोग जा रहे हैं तो मुझे भी अब उससे मिलना है। और सारे जो इनके दोस्त थे उनको पता था कि इन दोनों के बीच में एक साइलेंट अट्रैक्शन है, एक मौन आकर्षण है, लेकिन ये दोनों इजहार नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं दोनों। तो वो उनको दो तरह से प्रेरित करते थे कि यार ये तो ऐसा मौका है कि बिल्कुल जाना ही चाहिए तुमको, और उसमें थोड़ा सा एक मजा भी होता था, मजाक भी होता था कि भाई उससे मिलने की बात है तो और ज्यादा मुझे प्रेरित करते थे जाने के लिए। तो ये वो दृश्य है जब वो पहली बार उसके पिता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके घर पे गया है। मैं इसको बीच में थोड़ा पढ़ूंगा, बहुत लंबा नहीं करूंगा। तो जैसे कि वो गया, और नेचुरली उस स्टेट में भी वो कहती है कि मैं कुछ पानी लाती हूँ, चाय लाती हूँ, जो नॉर्मल कर्टसी होती है। उसके बाद है, ज्योति रसोई में थी, मिहिर के आने के बाद से दोनों के दिल आवेग से भरे हुए थे। हालांकि वे मृत्यु जैसी त्रासदी के साये में मिल रहे हैं, पर फिर भी उनके अंदर इच्छाएं मौन नहीं रह पा रही थी। मिहिर प्रतीक्षा करते हुए कमरे में रखी अलमारी की ओर गया। कुछ गैजेट, रूल बुक और एल्बर्ट कामू की पुस्तकें रखी दिखाई दी। ये पुस्तकें ज्योति के व्यक्तित्व में झांकने की खिड़की थी। मैं आज ज्योति के घर पर हूँ, जो एक दिन कितनी दूर थी, अरे दूर पर कितनी पास, यह तो अजीब बात है। उसके भीतर हलचल सी होने लगी, और उसने महसूस किया कि इच्छा और मृत्यु के ऐसे दो विपरीत भावों के बीच झूलने से उसका दिमाग थक रहा था। तो यही एक मोनालिसा सिचुएशन जो हम बोलते हैं, ये वो सिचुएशन है। उसके आगे ज्योति ने किचन से आकर उससे प्याला थमाया, और वो बुकशेल्फ के बाद बोलने लगी, मेरे पिता काम से थकने के बाद यही आसरा लेते थे। ज्योति ने पुस्तकों की अलमारी की ओर संकेत किया। एल्बर्ट कामू, वे दर्शन की ओर झुकाव रखते थे। उन्हें अपनी पढ़ी पुस्तकों के बारे में हमें बताना पसंद था। हालांकि मुझे वह सब थोड़ा भारी लगता था, पर इतिहास की छात्रा होने के नाते मैं दर्शन से पूरी तरह अपरिचित भी नहीं हूँ। मैंने कामू को कम ही पढ़ा है, पर यह जानती हूँ कि उनकी एब्सर्डिज्म की अवधारणा बहुत प्रख्यात और सराहनीय है। मनुष्य जीवन और ब्रह्मांड की का अर्थ खोजने में लगा रहेगा, यह जानते हुए भी कि उसे अंतिम उत्तर कभी नहीं मिलेगा। मेरे पापा को शेक्सपियर की ये लाइनें बहुत पसंद थी, यह जीवन शोर और रोष से भरा है जिसका कोई अर्थ नहीं।
ऐसे ही समय में इन शब्दों और विचारों के अर्थ समझ में आते हैं। वो जो विपत्ति की बात कर रही है, एडवर्सिटी की बात, ऐसे ही समय में इन विचारों और इन शब्दों और विचारों के अर्थ समझ आते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों ने दर्शन और साहित्य की रचना करके मनुष्य के कोलाहल से भरे मन को शांत करने का बहुत बड़ा उपकार किया है। मिहिर हमेशा की तरह गहराइयों में उतर गया। यह सच है, पर ये सारे विचार मुझे बोझिल कर देते हैं। मैं डर कर इससे दूर हो जाती हूँ। ज्योति की आवाज़ में थकान स्पष्ट थी। ठीक कहा, हम हमेशा गहराइयों में नहीं रह सकते। सुकून के लिए सतह पर भी आना पड़ता है। कला होने के साथ साथ जीवन एक विज्ञान भी है, जिसे सही तरीके से संभालना पड़ता है। बहुत बहुत बढ़िया अंश पढ़ा आपने, और इससे आपको फ्लेवर मिल गया होगा कि एक जीवन इस उपन्यास में साथ साथ चला, और उसके साथ उसका एक दर्शन भी आ रहा है, जैसे मोनालिसा के मुस्कान का बिंब आया, इसी तरह के और भी बिंब इस उपन्यास में जगह जगह आते हैं। ये एक चीज़ आपके ना इस पर आने से पहले मैं आपसे एक और बड़ा निजी सवाल पूछूंगा कि आपकी हिंदी, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, जो लगातार सुनते ही रहने का मन कर रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे कम बोलना पड़ रहा है। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आपको सब सुनना चाहते हैं, मैं खुद सुनने में लग जाता हूँ आपको। दूसरा, जो हिंदी आपने लिखी है, बहुत बोलचाल की, जितनी अच्छी आप बोलते हैं, बिल्कुल एक बोलचाल की भाषा वाली हिंदी है। और मैं संयोग से यहाँ उपस्थित लोगों में शायद इक्का दुक्का लोगों में ऐसा होऊंगा जो मैं आपको नहीं जानता था। मैं आपके पिताजी को जानता था, मैं इनके पिताजी का स्टूडेंट रहा किसी ज़माने में, और अचानक मुझे पता चला कि ये उनके पुत्र हैं। तो वो अंग्रेजी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। तो एक और अंग्रेजी साहित्य का बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि हम उनके स्टूडेंट थे। हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह की उनकी अंग्रेजी साहित्य की ग्राउंडिंग थी, और वो क्या पढ़ना सिखाते थे और क्या पढ़ते थे। तो हम तो ये, मैंने जब सुना, मैंने अचानक तो मुझे लगा कि आप तो बहुत अच्छी, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी, और ये कहाँ से आपके अंदर आई? और अपनी इस भाषा के बारे में थोड़ी बताइए, क्योंकि उपन्यास के साथ साथ ही आपके भाषा की भी यात्रा है। आप इस उपन्यास को लिखते हुए एक भाषा से दूसरी भाषा में आए, और बिल्कुल एक नए रूप में, बिल्कुल एक नए रूप में आए। हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हमारी ऑफ कोर्स मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी पे एक साहित्यिक अभिव्यक्ति दे पाने की जो काबिलियत मैंने धीरे धीरे महसूस की कि मेरे में है। तो हिंदी भाषा पर हमारी पकड़ कभी मैंने ढीली नहीं होने दी। इसका भी श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगा। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, और इलाहाबाद तो आप जानते हैं कि हिंदी का गढ़ रहा हुआ है। और उनको जिन लोगों ने पढ़ाया, उसमें अंग्रेजी के तो प्रख्यात लोग थे ही, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, हरवंश राय बच्चन, जो अंग्रेजी के थे लेकिन लिखते हिंदी में थे। साथ में इलाहाबाद में जो उनको सानिध्य मिला, वो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, निराला जी, ऐसे लोग तो हिंदी, जो इलाहाबाद तो था वो हिंदी साहित्य का तो गढ़ था पूरा। तो जब पापा, हमारे पिताजी हमारे बिहार में सर्विस किया उन्होंने, तो घर में जो हमारा परिवेश था उसमें हिंदी भाषा को बिल्कुल उसी तरह रही, उसकी शुद्धता एकदम बरकरार रही। और हम लोग जो बातचीत करते थे आपस में, वो बिल्कुल खड़ी हिंदी में बात करते थे, शुद्ध हिंदी में बात करते थे। वर्नाकुलर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हिंदी की शुद्धता जो है बरकरार रह गई। और जहाँ तक हिंदी को एक साहित्यिक रूप में अभिव्यक्त करने की बात है, तो मेरा मानना है कि साहित्य भाषा से परे होता है। चूँकि भाषा हमारी ठीक थी, मैं उसके प्रति सजग भी रहा, तो इवन दो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा, अंग्रेजी में ही लिखा, ज़्यादा पढ़ाई की, और जब उपन्यास भी लिखा तो अंग्रेजी में ही लिखना शुरू किया। तो धीरे धीरे सोच भी अंग्रेजी में, सोच तो दिमाग भी ला अंग्रेजी में, कविताएं भी अंग्रेजी में लिखी जी। और इसका दूसरा श्रेय मैं दूंगा दूरदर्शन को। दूरदर्शन ने जब मुझे अपने शोज में बुलाना शुरू किया, तो वो हिंदी में उनका शोज होते थे। तो वो मुझे बड़ा थ्रिलिंग, एक अजीब, एक अद्भुत एहसास था कि मुझे अब ये मौका मिल रहा है कि मैं हिंदी में भी अपने आप को अभिव्यक्त करूं। तो अब वही होता है कि अभ्यास से जो होता है, वो आपकी जो दबी हुई चीज़ें हैं वो उभर के आ जाती हैं। तो वहाँ बोलते, और फिर फाइनली आरोही आ गई। तो यूं कहें कि ये हिंदी डेस्टिनी भी है हमारी, कि डेस्टिनी ने चाहा, भाग्य ने चाहा, ईश्वर ने चाहा कि मैं हिंदी में लिखूं। और हिंदी भाषा पर जो हमारी पकड़ है, उसमें जो हमारा जो भी ये पकड़, तो मैं बोलना बड़ा एक एरोगेंट लगता है, लेकिन हाँ, इतनी हिंदी ज़रूर है कि हम उसको साहित्यिक अभिव्यक्ति उसकी कर सकें। तो ये बड़ा एक अनूठा एहसास
है हमारे लिए। चलिए, आप जल्दी उम्मीद करते हैं कि अगली किताब या आने वाले किसी समय में आप मूल रूप से हिंदी में कोई किताब लिखेंगे ऐसी जो युवाओं को बहुत अच्छी लगेगी, युवाओं को प्रेरित करने का काम करेगी। लेकिन अब फिर से एक दूसरे तरह का सवाल आपसे पूछते हैं। आप ब्यूरोक्रेट हैं और जब आप किताब लिखने आए तो हम जैसे जैसे आप किसी ने मतलब जब मुझे पहली बार पता चला कि मुकुल कुमार जी ने किताब उपन्यास लिखी तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि क्या होगा उसमें, क्या वो समाज होगा, वो राजनीति होगी, वो सत्ता का जो पूरा के गलियारों का जो खेल होता है वो होगा, हमारे दिमाग में ये आती है। या जब हम लोग पढ़ते थे उस ज़माने में हमारे सामने मॉडल उपन्यास था उपमन्यु चटर्जी का जो इंग्लिश ऑगस्ट, जो इसी के बारे में कि एक स्टीफेंस का पढ़ा हुआ एक आदमी जो आईएएस हो जाता है और जब वो ट्रेनिंग पे जाता है तो उसको ये एहसास होता है कि आप कितने बड़े ऊंचे संस्थान से पढ़ के देश की सबसे बड़ी नौकरी को हासिल करके आप कहाँ आए हो, ऐसे मुफस्सिल ऐसे गाँव में ऐसी जगहों पे रहने के लिए आए हो जहाँ आपको रहने की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। तो आखिर इस बड़ी नौकरी को हासिल करके हमने क्या हासिल किया, ये इंग्लिश ऑगस्ट नॉवेल में इसलिए ये बड़ा प्रेरित करता था कि लोग उस समय कहते थे कि हम आईएएस बनेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर हम दूसरे काम करेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर। तो हम कुछ इस तरह की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपने एक ऐसे विषय को चुना जो सिर्फ उस समय का कैंपस लाइफ नहीं है। इस किताब में, इस उपन्यास में जो सबसे मुझे नयापन या थोड़ा अलग सा लगा वो ये लगा कि उस समय का कैंपस अपने पूरे इंग्रेडिएंट्स के साथ पूरे वाइब्रेंट रूप में मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अभी भी ड्यू कैंपस में सबसे ज़्यादा लोग जो है यूपीएससी सीएस जिसको आपने सिविल सर्विसेज कहा है उसकी तैयारी करने वाले लोग बाहर से अभी जो आते हैं उनके मैक्सिमम बच्चे उसी की तैयारी करना चाहते हैं। तो किस तरह से उसकी तैयारी करते हुए और उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है कि इस तरह की एक प्रेरणा एक पूरी यात्रा की तरह है। तो ये इस पर कुछ बोलिए कि ऐसा ही विषय क्यों चुना बजाय, हम तो ये उम्मीद करते हैं आजकल ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं इस तरह की किताबें। जी, तो ये है कहानी के रूप में तो इसका जो बेसिक स्टोरी लाइन है जिसको मेन कथानक है तो वही है कि तीन दोस्त हैं आपस में और वो मिलते हैं। एक उनका कॉमन एम मतलब ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है कि हमको सिविल सर्विसेज की परीक्षा लिखनी है और साथ में आता है तो साथ में नेचुरली कहानी में दोस्ती आ जाती है तीनों का साथ। और वो दोस्ती भी कैसे उनको उनकी चुनौतीपूर्ण यात्रा में उनकी मददगार साबित होती है। कैसे सोम एक मैंने इसमें एक प्रतीक का यूज़ किया है कि सोम एनीथिंग दैट गिव्स यू किक, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सपने दिखाती है, आपको सुकून देती है, आप में आशा भरती है, उसका मैंने एक सिंबल यूज़ किया है प्रतीक कि सोम रस है। तो सोम रस को ऐसे हम लोग कहते हैं कि वो तो अल्कोहल है, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल इस नावल में किया है उस रूप में। तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी के दौरान एक बड़ा चुनौतीपूर्ण एहसास था और इसको कि क्या फील करते थे विद्यार्थी, उनके अंदर जो आपने मोटिवेशन की बात कही, तो मैं ये कहूँगा कि ये ऐसी परीक्षा है जिसमें दो शब्द बड़े क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जुनून और दूसरा जज्बात। तो जुनून की जब मैं बात करता हूँ तो इसकी जो संरचना है, इसका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है वो सर इतना व्यापक है, सिलेबस के रूप में भी व्यापक है और फैलाव के रूप में भी, टाइमलाइन के रूप में भी काफ़ी व्यापक है। पूरा 1 साल लग जाता है पूरी परीक्षा के प्रोसेस को पूरे उसको कंप्लीट करने में। तो जुनून की बात करें तो उतनी मेहनत कर पाना, उस सिलेबस को साधना, इतनी मेहनत कर पाना, तो जुनून है तो बाकी सब चीज़ें जो योजना है, कितनी आपको मेहनत करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, जुनून है तो ये सारी चीज़ें अपने आप स्वतः व्यवस्थित रूप ये ले करके आपके सामने उभरती हैं। जज्बात की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप ये एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा को आप लेकर के चले हैं तो फेल्योर्स आपके कुछ असफलताएं आएंगी, तो असफलता को तुरंत भूल करके शोक मनाने का टाइम ये परीक्षा आपको नहीं देता है। कहीं ना कहीं आप यूं देखें कि इसका मैंने देखा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं एक अटेम्प्ट में मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि मैं इंटरव्यू दे के आया था, मैं आश्वस्त था कि मेरा हो जाएगा, एकदम पक्का है हो जाएगा। अब वो नहीं हुआ और ऐसी कई कहानियां हैं, नहीं हुआ और उसी के आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी के 3 दिन बाद प्रीलिम्स का एग्जाम था। अब 3 दिन का गैप है आपकी असफलता का समाचार आप तक पहुंचने में और अगला इम्तिहान लिखने में। तो अब आप सोचिए कि किस तरह की प्रकृति, किस तरह के स्वभाव
और किस तरह के इमोशनल कंट्रोल, जज्बात पे आपको कंट्रोल करे की बात, ये एग्जामिनेशन की मांग जो है वो ऐसी मांग है कि आप उसको साधें, जुनून साधें, जज्बात साधें। और उसमें एक अंश मैं पढ़ूंगा कि जो थोड़ा सा, एक छोटा सा अंश है जो पिक्चर एक पेंट करता है, वो एक चित्रित करता है उस माहौल को। इसमें थोड़ा सा मजा भी है, होली का दिन है और उस समय अमिताभ बच्चन की हम पिक्चर रिलीज हुई थी। जुम्मा जुम्मा गाना जो है बिल्कुल अपने शबाब पे था, बिल्कुल उसका लोग बिल्कुल झूमते थे उस गाने पे। तो इस चैप्टर का छोटा सा चैप्टर है, इसका नाम ही है जुम्मा जुम्मा, जुम्मा जुम्मा होली। तो बस होली का माहौल है, पूरे हुड़दंग वाली टोली निकली हुई है। तो उनका दल अपने ठिकाने पर आ गया था। बतरा, यह सब बतरा जानते हो कि मुखर्जी नगर का बिल्कुल मेन सेंटर था भाई। बतरा यह सब पक्का अड्डा था। रेस्तरां चिकन, मटन, बिरयानी और पनीर के साथ लैस है। दलों के रेस्तरां बोल रहे हो ठेले को, जो हुड़दंगे की टोले जो लेके चल रहे हैं उस पर वो थोड़ा बियर भी रखा है, खाना भी रखा है और पूरी टोली नाचते हुए चल रही है। दलों के नेता भीड़ के बीच आ गए हैं और यह समझा जा सकता है कि इसके आगे काफिले की कमान उनके पास होगी। उदय और संदीप बीच में हैं। वे बच्चन के हिट गीतों पर दीवानों की तरह झूमते नाच रहे हैं। बियर का दौर अभी भी जारी है। मिहिर, अजीत और आलोक परिधि पर खड़े हैं। मिहिर एक शाई कैरेक्टर है, बहुत रिजर्व शाई कैरेक्टर है, तो वो नेचुरली भीड़ में बहुत ज्यादा शामिल होने के बजाय उन चीजों में साइड होकर के भी पार्टिसिपेट कर पाता है, भाग ले पाता है। मिहिर, अजीत और आलोक परिधि पर खड़े हैं, तालियां बजाते हुए कूल्हे भर हिला रहे हैं। उस भीड़ के बीच भी मिहिर ख्यालों में खोया है। यह सारे सोम रस के सुरूर में झूम रहे हैं। अब यहां देखिए, सोम रस के दो अर्थ है। एक तो जो अल्कोहल, जो बियर वगैरह चल रही है थोड़ी, लेकिन आगे देखिए कि क्या है ये सोम रस। ये सारे सोम रस के सुरूर में झूम रहे हैं। ये लोग सूफी हैं जो एक ही दैवीय शक्ति, सिविल सर्विस की खोज में निकले हैं। इनमें महादेवता सीएस को रिझाने के अनुष्ठान की काबिलियत एक नशीला आत्मसंतोष भर रही है कि हाँ, मैं इस परीक्षा की तैयारी ही कर पा रहा हूं जिसकी की मांग जो है इतनी कठिन है। वही एक उनके लिए संतोष का इतना बड़ा स्रोत बना है। वो सोम का काम कर रहा है अपने बारे में, फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, इनमें महादेवता सीएस को रिझाने की अनुष्ठान की काबिलियत एक नशीला आत्म संतोष भर रही है। वे सोम, कर्म, धर्म और बच्चन के मिश्रित मद में चूर हैं। अचानक मिहिर को अपनी बाजू पर एक स्पर्श महसूस हुआ। अजीत एक कमजोर सा लड़का है, वो लोगों को देख करके, विद्यार्थियों को देख करके वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने निकला है, लेकिन काबिलियत उतनी उसको लगता है कि नहीं है। और थोड़ा जो होते हैं कुछ विद्यार्थी थोड़े कमजोर होते हैं, तो उस पात्र को मैंने अजीत के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अचानक मिहिर को अपनी बाजू पर एक स्पर्श महसूस हुआ। अजीत उस भीड़ से बाहर खींच रहा था। अजीत उसे भीड़ से बाहर खींच रहा था। मिहिर ने देखा कि वह थोड़ा संजीदा है। वह बोला, मिहिर, चाहे जो हो, एक बार सीएस की दुनिया में कदम रखने के बाद मैं इसे हासिल करके रहूंगा। वह अचानक एक कायर सिपाही से वीर योद्धा बन गया। माहौल का क्या फर्क पड़ता है, वीर योद्धा बन गया। मिहिर सोचने लगा, अजीत मद में चूर है, इसलिए उसके भीतर की अभिलाषा यथार्थ बोध को चीर कर उभर आई है। कितना मधुर एहसास होगा। पर जब चेतना स्वप्न से ओतप्रोत होती है, पर जब मद टूटने पर यथार्थ बोध फिर से फैलेगा, तब। अजीत अचानक गाने लगा, जुम्मा चुम्मा दे दे, गॉड सीएस दे दे, गॉड सीएस दे दे, दे दे। कैंपस की होली का जिक्र किया है, कैंपस मुखर्जी नगर की होली का जिक्र किया है, उसका समा बांधा है। तो अब फिर से मैं आपको कैंपस में ले जाना चाहता हूँ। आप जब इतने सालों बाद ड्यू को याद करते हैं, किन जगहों को याद करते हैं, मतलब स्पेसिफिक होकर थोड़ा बताइए ना। आप तो पूरा होलिया बताने लगते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताइए क्या याद आता है, कौन सी सबसे अधिक मैंने चर्चा की है, किन से मिलना याद आता है। मैं किरोड़ीमल कॉलेज का छात्र था, तो क्लास करने के बाद किरोड़ीमल कॉलेज क्षेत्र का जो कॉलेज का पीछे का जो था गेट था, मेन गेट, वो कमला नगर में खुलता था। और कमला नगर तो आपको पता है कि बिल्कुल एक अड्डा था, एक बड़ा रंगीन और खुशमिजाज मतलब अड्डा। और वहाँ गए, अपना खाना पीना हुआ, कॉफ़ी हुई और बहुत तरह तरह के स्नैक्स मिले, वो खाया, एंजॉय किया, चैटिंग किया।
थोड़ी बर्ड वाचिंग की भी चर्चा है कि भाई उस अवस्था में आप रहते हैं, तो डीयू कैंपस बड़ा कलरफुल है, वहाँ पर भाई नेचुरली बड़ी सुंदर सुंदर आपको लड़कियाँ भी दिखती हैं, तो उस अवस्था में आपका ध्यान, उसको मैंने बर्ड वाचिंग के रूप में इसमें दिया है कि आप उनको भी देख रहे हैं और उसमें एक अनूठा एक एहसास आपको। तो ओवरऑल जो एक माहौल कॉलेज का है वो इतना मतलब सुखदाई होता है, उसमें एक फ्रीडम, एक आज़ादी का भी एहसास है, लेकिन ऐसे वही मैंने लिखा कि ये नॉवेल बड़ी मल्टी लेयर्ड है। उस आज़ादी, यारी यायावारी, इसका एक इस किताब के बारे में जो लिखा गया है कि यारी यायावारी और अल्हड़पन ये तो रहता ही है उस अवस्था में। अक्सर कुछ इस तरह बातें हम अपने कॉलेज के दिनों में याद करते हैं, पर जो युवा बहुवांछित भारतीय सिविल सेवाओं में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉलेज की जिंदगी में एक और परत जुड़ जाती है। आरोही 3 ऐसे ही युवाओं, मिहिर, उदय और संदीप की कहानी है। तो बेसिकली कैंपस में डीयू में एक कमला नगर हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज जो बड़ा स्पेशल होता था, और बाकी कह लें तो हम लोग के जो मित्र होते थे वो दूसरे कॉलेजों में पढ़ते थे। तो कभी एक बड़ा अच्छा वाक्य ये होता था कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज भी था, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से जब भी तारुफ हो तो उनके अंदर एक अजीब अकड़न की मैं तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज का छात्र हूँ, वो अपने आप को बिल्कुल डीयू में, और है भी बहुत मतलब भारत का सबसे नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। तो उस कॉलेज में पढ़ने से बड़े गौरवान्वित होते थे कि भाई हमारे अलुमनाई यहाँ है, वहाँ है। तो हम लोग बोलते थे कि भाई आपके सारे अलुमनाई एक जगह पे, हमारे यहाँ तो अमिताभ बच्चन है, तो एक ही सब पे भारी है। तो वो एक वाक्य है बड़ा स्पेशल था है कि भाई किरोड़ीमल कॉलेज जो अपना झंडा अमिताभ बच्चन के नाम पे फहरा के रखता था अपना। तो इस तरह के हैं कुछ वाकयात हैं जो होते थे, और बड़ा एक प्लस उसके बाद मैं एमए कैंपस आर्ट्स फैकल्टी में आ गया। आर्ट्स फैकल्टी का लाइब्रेरी हम लोग का बहुत अच्छा अड्डा बन गया था, वहाँ पढ़ाई होती थी, वहाँ से निकलते थे, वहाँ एक कैंटीन होती थी हिस्ट्री डिपार्टमेंट वगैरह के सामने। अब वो कैंटीन को बाहर कर दिया, तो उस कैंटीन में हम लोग कॉफ़ी पिए, समोसा खाएं, फिर अपना ब्रेक लिया, 10 मिनट का गपशप हुआ, उसके बाद फिर लाइब्रेरी में चले गए पढ़ने के लिए। तो एक बड़ी मीठी मीठी यादें हैं, बहुत सुखद यादें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। और मेरा मानना है कि वैसा रंगीला और वैसा कलरफुल कैंपस जो है वो शायद ही हिंदुस्तान में कहीं और आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। दिल्ली विश्वविद्यालय, हम जैसे आउट एंड आउट दिल्ली विश्वविद्यालय वालों को आपने बहुत दिल से खुश कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके। लेकिन एक, अब चूंकि ये किताब देखिए मूल रूप से वैसे तो कोई भी पढ़ सकता है और सबको इसमें उतना ही आनंद आएगा, लेकिन अगर कोई ऐसे युवा इसको पढ़ेंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, तो उनको इस किताब से बहुत प्रेरणा मिलती है। इस किताब में आपने 2 विषयों की चर्चा की है जो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। इस तरह के सवालों का क्या किया जा सकता है? जैसे आपने गांधी को लेकर, इसमें दोस्तों के बीच में बातचीत होती है तो उसमें ये प्रसंग आता है कि गांधी की एक छवि वो है, दूसरी छवि सुमित सरकार ने, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने बनाई कि भाई वो मतलब उनको बनाया गया था, गांधी की छवि को गांधी के आने से पहले भारत में बनाया गया था। सबाल्टर्न इतिहासकार की छवि थी, और पिछले कुछ सालों में गांधी की एक अलग ही छवि बनती जा रही है। उसी तरह पश्चिम एशिया की बात आपने उठाई है। पश्चिम एशिया इस समय दूसरी वजहों से चर्चा में है। तो जब कोई एस्पिरेंट CS या UPSC लिखने वाला लड़का, स्टूडेंट जब इन विषयों पर लिखता हो, लिखेगा, उसको सवाल तो आएंगे ही, गांधी पर सवाल आएंगे ही, उसको सावरकर पर भी सवाल आएंगे, उसको पश्चिम एशिया पर भी सवाल आएंगे। इस तरह के जो बड़े क्रिटिकल सवाल होते हैं जिनमें आपका पक्ष बहुत स्पष्ट हो जाता है, किस तरह से इस तरह के सवालों को डील करना चाहिए? हमारा मानना है कि जब आप किसी विषय को पढ़ें तो उसके बारे में जानकारी जो है वो आपकी बड़ी संतुलित होनी चाहिए। और संतुलित का मतलब कि जैसे महात्मा गांधी की बात अगर आपने की है, तो महात्मा गांधी को नेचुरली विश्व के सबसे बड़े नेता, मैं तो उनको विश्व का सबसे बड़ा नेता है भी, प्रेरणा के स्रोत है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, इंडोनेशिया, तो जितने सारे उनके बाद के जो आए और जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई अपने देश के लिए लड़ी, या किसी भी तरह की मानव हित की लड़ाई लड़ी है, वो गांधी से प्रेरित हुए बिना रह नहीं पाए। तो गांधी एक इस तरह का व्यक्तित्व है। लेकिन अगर गांधी को तो मैंने इतिहास के विद्यार्थी के रूप में पढ़ा है, तो गांधी की मैंने जितनी प्रशंसा पढ़ी है, गांधी की मैंने उतनी आलोचना भी पढ़ी है। अगर आप राउंडेड स्टडी करते हैं तो गांधी की आलोचना भी बहुत सारी हुई है कि भाई, एक आलोचना जिसकी चर्चा मैंने की है कि उसको आलोचना बोलें या एक तरह का संयोग से जो उपजी आलोचना है कि सबाल्टर्न स्कूल ऑफ स्टडीज आया, जिसमें बोला गया कि भाई नीचे तो बहुत सारा प्रेशर था ही ब्रिटिश रिजीम के खिलाफ जो है या अगेंस्ट में,
बहुत सारी भावनाएं तो बहुत मजबूती पकड़ रही थी और बहुत सारे आंदोलन जमीनी स्तर पे ऐसे हो रहे थे जिसके बारे में गांधी को पता नहीं, पर वो गांधी के नाम पे लड़े जा रहे थे। तो सबाल्टर्न स्कूल में ये कहीं ना कहीं आया, जिसमें सुमित सरकार बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट उसके मतलब प्रोमिनेंट ये जो है प्रोपोनेंट। तो गांधी को जो दिया गया, गांधी को जो श्रेय मिल रहा है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें अतिशयोक्ति है, कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मिल रहा है। तो उसके बाद गांधी की दूसरी आती है कि भाई वो बुर्जुआ को काफ़ी मतलब कैपिटलिस्ट को भी फेवर करते थे। गांधी अहमदाबाद का टेक्सटाइल स्ट्राइक हुआ, उसको उन्होंने ऐसे समय विड्रॉ किया जब वो स्ट्राइक जो है उसका जो असर है वो पीक पर जा रहा था। तो अब इसका दूसरा काउंटर देखिए क्या है। काउंटर यह है कि गांधी की आलोचना पढ़ने के बावजूद आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगी, अगर अध्ययन करेंगी तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता है कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता और जिन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक पार्टी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी थी, जो संविधान और उस समय के नियम के तहत रह के लड़ाई लड़ रही थी, उसको एक आंदोलन का रूप अगर दिया है तो वो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद दिया है। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। तो मैंने इसमें ये बात बताई है कि गांधी एक इंसान थे, अल्टीमेटली आलोचना उनकी आप करें, लेकिन ओवरऑल जो आप उनके प्रति एक आपका जो भाव है, जो उनकी प्रति जो एक उनकी इमेज आपके सामने उभरती है, उस उभरती हुई इमेज को आप ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ही वॉज द टॉलेस्ट लीडर द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। उसमें आप सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर सेशन में उन्होंने इलेक्ट होने के बावजूद भी नहीं वो कंटिन्यू कर पाए, उस बात की भी चर्चा है इसमें। सब आलोचना अपनी जगह, इंसान इंसान है, गुड को हम गॉड नहीं बना सकते, ग्रेटेस्ट को हम गॉड नहीं बना सकते। और जहां जहां उनकी आलोचना ऐतिहासिक रूप से विषय के तहत की गई है, उसका काउंटर भी है। बिपिन चंद्रा बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट को अगर वो फेवर थोड़ा नहीं करते तो लेबर और कैपिटलिज्म, उस समय लेफ्टिस्ट आंदोलन भी चल रहा था, वामपंथी आंदोलन अगर उसमें डिवाइड कर देता, उन्होंने लेबर और प्रोलेटेरिएट को बिल्कुल प्रोलेटेरिएट को और कैपिटलिस्ट को बिल्कुल लॉगर हेड्स पे कर दिया था। एक माहौल था कि दोनों में बहुत ज़्यादा विभाजन था। तो गांधी ने उस विभाजन को बोला कि भाई हम जब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो हम ये जो क्लास स्ट्रगल है, कास्ट स्ट्रगल है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इससे हमारा आंदोलन कमजोर होगा। तो एक वो तथ्य है कि वो फेवर करते थे, दूसरा उसी का काउंटर तथ्य ये है। तो मेरा कहना है कि आप विषय को पढ़ें तो बिल्कुल राउंडेड स्टडी करें और अपना ओपिनियन फॉर्म करें। तो मैं सिविल सर्विस की सेवा में मैंने ये भी दिया है कि कैसे एक सोच है आती थी, हम लोग सुनते थे, कह रहे ये तो भारत सरकार का एग्जाम है, तो आप इसमें वही चीज़ लिखें जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित है। मैंने उस चीज़ को नकारा है इसमें कि वो एग्जाम आप अपीयर होने के पहले सिर्फ आप एक विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी के रूप में अपनी सोच डेवलप कीजिए, अपना ओपिनियन डेवलप कीजिए, और उस ओपिनियन को देने में भले आप थोड़े सजग रहें, थोड़ा उसको आपने दो चीज़ों को कहने के दो रास्ते होते हैं, एक बहुत डायरेक्ट कहना और एक थोड़ा अपनी बातों को तर्क से सपोर्ट करना, वो एक इनडायरेक्ट हो जाता है। तो वो ज़रूर करें, उसमें कहीं कोई आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये सवाल वैसे मुझे आपसे बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था। इतना बढ़िया अभी आपने इतिहास को, राष्ट्रवाद के उस सबसे जो कंटेस्टेड हिस्सा है, सबसे विवादित पहलू है, जो विवादित व्यक्तित्व है, उसके ऊपर इतना बढ़िया आपने संतुलित वक्तव्य दिया। पश्चिम एशिया का भी मैंने बताया कि तीनों मसीहाई धर्म है, मैसेंजर बेस्ड जो रिलीजन है वो वेस्ट एशिया से आए। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और जूडाइज्म जो आपका पहला रिलीजन है। तीनों रिलीजन में देखिए आप कितनी समानता है। यही तीन, इनको मेसियानिक रिलीजन बोलते हैं, जिनमें इनका कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर के मसीहा का कॉन्सेप्ट आता है। ईसा मसीह की बात करें, अब्राहम की बात उधर करें, और इधर आप ये मोहम्मद पैगंबर की बात करें, तो उस रिलीजन के तीनों का जेनेसिस वहां दिखलाया है। और धर्म में तर्क को रख करके उसको देखने की, क्योंकि धर्म जो है आदमी को अंधा बना देता है। कॉलमार्क्स कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। तो वहां आपको कैसे रीजन, इमोशन में रीजन अप्लाई करना है, अपना तर्क, अपना रीजन को हमेशा अलर्ट रखना है, वो चीजें भी मैंने इसमें काफी डाली हैं। ये सवाल वैसे मुझसे आपसे काफ़ी पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अब पूछ लेते हैं कि आपने कब ये सोचा कि मुझे लिखना चाहिए? आप अच्छी खासी बड़ी नौकरी में थे, अच्छा खासा जीवन जी रहे थे, अच्छा खासा जिसको सामाजिक स्तर पर हम सफल जीवन कहते हैं, सुखी और सफल जीवन, उस तरह का जीवन जी रहे थे। आखिर लिखने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई और कब?
वैसे भूमिका में आपने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, ये तो मैं बताऊं, लेखन तो मेरा जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे लेके जाती है, एक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में भी कुछ कविताएं जो है, कविताओं नहीं बोलेंगे, उस समय कुछ पंक्तियां अनायास आती थी, मैं लिखता था। और चूंकि अब उस समय तो कॉन्फिडेंस रहता नहीं उतनी युवावस्था में कि आप क्या लिख रहे हैं, अब अपने तक रखते थे। तो वो जो कीड़ा था, एक कीड़ा जो था वो था, शुरू से था, और वो धीरे 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 वो जो एक था, वो एक जुनून का रूप लिया उसने धीरे धीरे, और मैंने इस किताब को लिखा। और पहली बार आपको बताऊं, जब मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मेरा चयन हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो दृढ़ संकल्प मेरा हुआ कि अब मुझे लेखन भी करना है, वो उसी दिन हुआ जिस दिन परिणाम निकला। वहाँ एक और मोनालिसा सिचुएशन है, छोटा सा पैसेज है, मैं पढ़ूंगा। ये लास्ट स्टैंजा है इस किताब का, ये लास्ट स्टैंजा है। उसको रिजल्ट पता लगा है अपना, और वो उसका चयन हो गया है, लेकिन उसकी फीलिंग देखिए क्या है उस समय। जुनून कैसे काम करता है, कैसे आपको प्रभावित करता है, आपके पूरी संवेदना को। तभी उसके दिमाग का दृश्य बदला, ये रिजल्ट के बाद है। तब न्यूज़ सुनने के बाद खुश है बिल्कुल, पार्टी वार्टी, उसके तभी आया है रूम में वापस, तभी उसके दिमाग का दृश्य बदला और अचानक उदासीनता दबे पांव मन में प्रवेश कर गई। मिहिर महसूस कर रहा है उसके भीतर एक और चाहत जन्म ले चुकी है, एक अच्छा लेखक बनने की बेचैनी। मोनालिसा जिंदगी का सबसे आकर्षक रंग है, हमेशा कुछ पाने की लालसा पैदा करती है। इसमें पीड़ा और आनंद एक साथ मौजूद है। उदय ने सही कहा था कि संपूर्ण खुशी डरावनी होती है और किसी भी तरह का बदलाव केवल दुख की ही तरफ ले जाता है। इस प्राप्ति के बाद एक और सपना पलना अपने आप में एक विचित्र रोमांच है। मैं गुस्से में हूँ और भाग्य ने साथ नहीं दिया, भगवान का तो पता नहीं, पर शिव, मैंने इसमें तीसरा सिंबल है शिव का, और शिव इसमें भगवान के रूप में नहीं है। हर आदमी का जो विश्वास है उसका कोई ना कोई एक प्रतीक होना चाहिए, तो शिव उस प्रतीक के रूप में इस मिहिर के लिए हैं। बाकी सबके अपने अपने पर्सनल गॉड हैं। शिव, जिन्हें मैं अपना पालनहार मानता हूं, उन्होंने ही सहारा दिया और सीएस की राह से भटकने नहीं दिया। किसने मेरे पिता को प्रेरित किया कि वो मेरे सिविल सर्विसेज करने के रोमानी सपने को पूरा करने में अंतिम प्रयास तक मेरा सहयोग दें। अगर यात्रा के आरंभ में मेरे दोस्त मेरे साथ ना होते और तरह तरह के सोम से मेरा हौसला न बढ़ाते, तो मुझे प्रोफेसर शर्मा से किसने मिलवाया? मेरी पिछली परीक्षाओं में आत्मविश्वास की कमी के बावजूद कौन था जिसने मुझे अपनी राह से डिगने नहीं दिया? वह कौन था जिसने मैंने अपनी असफलता के क्षणों के में अपने कर्मों को चुनौती दी? शिव ही तो थे। यात्रा मंजिल से कहीं बेहतर होती है, यात्रा मंजिल से कहीं बेहतर होती है। शिव मुझ पर कृपा रखते हुए मुझे ऐसे सपने दिखाते रहें जिनसे शाश्वत सोम प्राप्त होता है। मुझे कर्म देते रहें, कर्म ही भाग्य को परखने का साधन है। मिहिर के भीतर रेचन हुआ और निश्चल आंसू बह निकले, चेहरे पर दीप्ति बिखेरते हुए। तो ये वही फीलिंग है, बिल्कुल सही फीलिंग है कि राइट ऑन द नाइट व्हेन ही केम टू नो अबाउट हिज रिजल्ट, राइट ऑन द सेम नाइट दिस desire has taken, you can say, assumed the shape of a dream. ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको जिस दिन आप अपने मन चाहे उसमें आए, काम में आए और आपने तय किया कि आपको लेखक बनना है। अब एक बार मुझे 2 लाइन में हम लोग को समझा दीजिए कि ये जो मोनालिसा, सोम और शिव का जो आपने 3 जो इसमें जीवन दर्शन दिए हैं, ये 2 लाइन में एक साथ तीनों को समझा दीजिए, बता दीजिए। मैंने समझा ही दिया एक साथ तीनों को, तो थोड़ा एक बार समझ। मोनालिसा जो ऐसी परिस्थितियां जो सुख और दुख दोनों का अनुभव आपको कराती हैं, और हमेशा कुछ ऐसे कारण होते हैं जो सुख देने के लिए हैं, जो ऐसे कारण होते हैं दुख देने के लिए। सोम को मैंने किक के रूप में यूज किया है, किक किसी भी चीज से, होम, डिजायर, ड्रीम, होप, ये ऐसी चीजें जो आपको ये अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ाती हैं। और शिव को मैंने बोला है कि इसे भगवान के रूप में नहीं, अपने एक विश्वास की हर आदमी की प्रतिमूर्ति होती है। मिहिर के लिए शिव जो है उसको सिंबलाइज करते हैं। और मेरा मानना है कि विश्वास, अगर आपका इंटेलेक्चुअल भी अगर आप हैं और मानते हैं कि ईश्वर जो है निराकार होता है, सर्वव्यापी होता है, बट कहीं अगर कोई अगर आपके सामने अगर प्रतिमूर्ति है, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा मदद करती है, आप उससे डायलॉग में चले जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनका अस्तित्व आप बहुत करीब से महसूस कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपका एम्बॉडीमेंट ऑफ फेथ, अगर विश्वास का कोई रूप है, तो वो आदमी को जिंदगी के सफर में बहुत मदद करता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Can we have 2-3 questions? If anybody would like to ask something from the, we can have 2-3 questions last.
Anybody? Nobody? धन्यवाद। आपका ये पहलू विश्वास, मैं सच कहूं तो मैं खुद भी इस पर खरा उतरता हूं। मैंने 1980 में ग्रेजुएशन करी और 82 में मैं हिंदू कॉलेज सोनीपत का स्टूडेंट था और 82 में आई वाज इन चंडीगढ़। तो मैंने एमकॉम किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसका सेमेस्टर जो हमारे क्लासेज होती थी, मैं चंडीगढ़ से आया और वो कॉमर्स कॉलेज है, आप जानते हैं दिल्ली में ही कॉमर्स का, तो मैं वहाँ पर मैंने क्लासेज ली। तो जो आप कहते हैं ना विश्वास, इसी का नाम दूसरा भगवान होता है। मैंने ये अनुभव किया, मैं एक क्लासिकल सिंगर भी हूँ, एंकर रह चुका हूँ, डिबेटर हूँ, मॉडल रह चुका हूँ और इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हूँ दिल्ली प्रदेश में और एक बैंकर भी रह चुका हूँ और फॉरेन एक्सचेंज एक्सपर्ट हूँ। तो आपकी बातें सुनकर आज मुझे अपना जीवन याद आ गया। व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़ इन 1980, तो मैंने बड़ा लंबा जीवन देखा और हर फील्ड से निकला। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपकी बातें सुनकर। आपने मुझे अपनी मतलब आप कह सकते हैं जो चाइल्डहुड कि किस तरह से हम जिए थे, और विश्वास ही होता है जिस विश्वास के सहारे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और मैं तो एक बहुत ही पुअर फैमिली से था और आज देखिए मैं रजौरी गार्डन दिल्ली में रहता हूं और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हूं और देशभक्ति के कारण मैं राजनीति में आया, अदरवाइज मेरा राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था। और जो आपने कहा, उसी विश्वास के सहारे हर इंसान चाहे वो कितनी भी गरीबी में क्यों ना हो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ऐसी मेरी भावना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for this session. Actually, it's very inspiring, and I want to ask you one question. First of all, the symbols that you have used, Mona Lisa smile and all, that were really great. But I want to ask one question that you have mentioned कि आपका एग्जाम में नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू में नहीं हुआ, फर्स्ट इंटरव्यू में, एंड 3 days बाद ही आपका प्रीलिम्स था. So the emotions that run at that time for a young generation, for young people who are preparing for UPSC, SSC and all. Currently, I am also working in Geological Survey of India under Ministry of Mines. So I can really understand the emotions that you might have gone through at that time. So can you just guide us how you have actually tackled your emotions at that time? I know you have answered, but can you just enlarge on it? Reflect through it. आप सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है ना, वो जुनून की बात मैंने की थी कि जुनून ही आपको उस रास्ते पे लेके जाता है। तो जब वो जुनून आता है ना, तो आपको इतना ज़्यादा जोड़ देता है इस चीज़ से, अपने लक्ष्य इतना ज़्यादा जोड़ देता है कि धीरे धीरे जज्बात पे, इमोशन पे काबू रखना आप खुद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो अंदर से आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बीच में थोड़े परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, व्यथित होकर के रास्ता बदल। मैंने संदीप की कहानी लिखी है इसमें कि संदीप ने अपना अपना रास्ता बदला, वो भी एक दिया है एग्जाम्पल। लेकिन ज़्यादातर लोग, मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग इतने अटैच हो जाते हैं कि वो जज्बात को साधना, उस पर काबू रख पाना, वो अपने आप स्वतः धीरे 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 आता है। इसमें नर्व की लड़ाई, जो कि आपको ये देखना है ना कि मैंने इतनी सारी मेहनत जो करके रखी है पीछे, वो अगर मैं शोक मनाऊंगा तो वो तो मेहनत और बेकार हो जाएगी, वो तो लॉस को, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा हमारा। तो एक साइंटिफिक, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी आ जाता है आपका कि ये तो बिल्कुल अंतिम प्रयास है, या इसके बाद कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता। आई कांट अफोर्ड मॉर्निंग, आई कांट अफोर्ड सैडनेस, आई हैव टू ओवरकम इट। तो मैं बार बार बोलता हूं कि इस इम्तिहान को लिखने के लिए जज्बात को साधना, इमोशनल कंट्रोल, माइंड पे कंट्रोल, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। I agree with you, sir. So can we say that it's a kind of positive ego that been created during the exam कि इतनी मेहनत करी है तो अगर इसमें नहीं हुआ तो अब नेक्स्ट तो करना ही करना है, ऐसा कुछ एक अटैचमेंट, एक अटैचमेंट और किलर इंस्टिंक्ट, ये किलर इंस्टिंक्ट वाला ही एग्जाम है ये, कि बस हमको लेना है तो लेना है। और भले उसके बाद देखिए आप कर्म करेंगे। मैंने एक लाइन और बोली है कि भाग्य को परखने का सबसे जो एक अपने पास एकमात्र माध्यम मनुष्य के पास है, वो है कर्म। आप कर्म करेंगे तभी तो आप ये जान पाएंगे कि भाग्य आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
Thank you so much, sir. मेरा एक आखिरी सवाल मुकुल जी, आप बहुत व्यस्त रहते होंगे अपने काम काज की वजह से, जो आपकी नौकरी है, तो उसके बावजूद आप ये इतना समय कैसे निकाल पाते हैं? ये हमारे दर्शक को बताइए, जो आपके जो साहित्य की तरफ जो आपकी रुचि है या लगाव है, फ्रॉम टाइम टू टाइम यू आर कमिंग आउट विथ न्यू वर्क ऑफ योर्स, क्रिएशंस ऑफ योर्स, हाउ डू यू मैनेज दैट? ये एक मैं बोलूं कि एक होता है ना कि एक बड़ी इसको मैं एक ही दो शब्दों में मैं इसका बयान करूंगा, सुखद पीड़ा। चैलेंज है, दोनों में बहुत क्लैश है। आप ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बट जुनून की बात मैंने जब सिविल सर्विसेज में की तो मेरे लिए जुनून था। मैं बहुत 2016 में जब मैंने इसका इंग्लिश वर्जन अपनी पहले उपन्यास शुरू किया था, वो बड़ा एक बिजी असाइनमेंट था, लेकिन वो आप समझिए कि वो एग्ज़ाम की याद दिलाया, एग्ज़ाम के दिनों की, वो सोना खाना पीना सब एक तरफ, मुझे तो लिखना है। तो वो 3 साल का ही जो था वो जुनून, उसी का मैं अभी तक उसी का लाभ उठा रहा हूँ। तो वो एक था, और कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक पीड़ा होती है, लेकिन एक उसमें ये सुख होता है कि भाई ये जैसे अस्त होगा, कुछ एक्साइटिंग, कुछ ऐसी चीज़ है मेरे पास जो हम वहाँ चले जाएंगे, और ये जो आपकी जो वेदना है वो बिल्कुल वो आपकी अभिव्यक्ति में प्रवाहित होकर के और आपको बिल्कुल रिलीव्ड कर देती है। तो साहित्य मेरे लिए एक मीन्स हो गया है, एक कथारसिस का नाम मैं देता हूँ, कथारसिस, कि जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कड़वाहट आपके अंदर रहती है ना, वो बिल्कुल इस प्रवाह में बह जाती है। तो एक दोनों बैलेंस, बड़ा संतुलन एक चल रहा है। टाइम निकालना की, टाइम की बड़ी जरूरत। आज आपको बताऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता रहा हूं। ये कल का मेरा एक सेशन था, सिविल सर्विसेज क्लब ने रखा था, वो तो हुआ ही पोस्टपोन। आज इस सेशन पर भी खतरा मंडरा रहा था, आज इस सेशन पर भी खतरा मंडरा रहा था 12-1 बजे के आसपास तक। तो ये है, मतलब ये तो जद्दोजहद है। और हाँ, वो इंगेजमेंट, पार्लियामेंट सेशन वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें जो है शेड्यूल बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो दैट इज हाउ इट इज। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। और आप लोगों का तो तहे दिल से वो ऐसा मौका दिया, और ये मेरे लिए बड़ा विशेष अवसर है कि पहली बार हिंदी में रचना और पहला साहित्यिक मंच दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल। तो मेरा एकदम तहे दिल से आभार, तहे दिल से धन्यवाद। We have one more question. One last question from. First of all, I'd like to congratulate Mukul for his new book, and my question is regarding the translation. So often we find difficult translating. While translating any piece of literature from one language to another, sometimes we feel that somewhere we lost the soul of the content. Even we translate the language. So I want to know that if you find any difficulty translating your own novel, and if you found that, what are the difficulties? नहीं, मैंने शायद शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मैंने इसका अनुवाद एक जगह से करवाया था, वो समय की किल्लत होने के नाते, कमी होने के नाते, और प्लस दूसरा ये भी था कि भाई अब हिंदी में लिखता तो नहीं आया हूँ, तो एक शुरू में था एक थोड़ी हिचकिचाहट तो थी ही कि हिंदी में लिख पाऊँगा। लेकिन जब मैंने उसको लिखाया और तब उसको जब पढ़ा, तो मैं इस कंक्लूजन में पहुँच गया कि ये मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शब्दार्थ कर दिया था उन्होंने, ज़्यादातर 80% शब्दार्थ था, 20% ही भावना आ पा रही थी। लेकिन अगर भावना नहीं है तो उपन्यास में तो इमोशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है कहानी में। तो फिर मैंने अपने हाथ में इसका बीड़ा उठाया और इसको धीरे धीरे करके पूरा किया। और जब मैंने इस नावल को लिखा तो एक लिमिटेशन थी हमारी, एक सीमा हो गई कि वो स्ट्रक्चर तो था मेरे पास हिंदी का किया हुआ, और इतना समय नहीं था कि मैं नए सिरे से हिंदी से पहले अक्षर से लिखूं। तो 80% 90% तो चेंज कर डाला मैंने। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू, इसको अनुवादित करना शुरू किया, तो पाया कि अरे ये तो मैंने पूरा ही कर दिया, पूरा चेंज ही कर दिया। तो अब वो फाइनली हमारी पुस्तक के रूप में ये उभर के आ गई। तो भावना जो है, भावार्थ होना चाहिए। आप लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी भाषा की जो एक जो संरचना है, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। तो अंग्रेजी का अगर आप ट्रांसलेट करने लगेंगे तो इमोशन को आपको हिंदी भाषा के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, और वो इस नावल में मतलब मुझे लगता है कि मैं कर पाया हूँ। बाकी तो पाठक बताएंगे कि किस हद तक कर पाया हूँ। A quick question, but 30 seconds you have only, not more than that, to answer. Pardon? I'll ask something, but you have only 30 seconds to answer.
Not more than that, because we don't have time. So, just I was listening to Prabhat ji. He said that you are a bureaucrat, and how did you or how could you write on सब subject? तो you think कि जब bureaucrats बनते हैं तो लोगों का perception change होता है आप लोगों के लिए कि you can't have write on such subjects? What do you say on that? नहीं, ये सब्जेक्ट तो ब्यूरोक्रेसी से ही लिंक्ड हो गया, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट बनने की यात्रा मैंने इसमें लिखी है, तो ये सब्जेक्ट तो आएगी। हाँ, इसमें मैंने जो इतिहास, दर्शन, तो इतिहास भी मैं इतिहास का रहा हूँ विद्यार्थी, और दर्शन इसलिए कि मिहिर एक ऐसा कैरेक्टर है, मैं अपने आप को भी वही कैरेक्टर मिहिर ही रिप्रेजेंट करता हूँ, कि उसकी सोच जो है थोड़ी सी मेलनकलिक है, थोड़ा दार्शनिक सोच का इंसान है, कवि, और दर्शन और साहित्य से ही उसका तारुफ है। और दूसरा बात के जो सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरा एक और मानना है सिविल सर्विसेज के बारे में, एक और मैं बड़ी अच्छी चीज़ बोलूँगा कि इतने सारे विषय आपको पढ़ा देता है, तो आप जो है जब कुछ लिखने जाएंगे तो बड़ी मदद मिल जाती है, लगता है कि किसी भी विषय से आप पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं हैं, और वो इतना बड़ा एक आपको प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो वहाँ भी है, आपकी अंदर की प्रवृत्ति तो है ही, उसके बिना तो आप लिख ही नहीं सकते। तो सब मिला जुला करके ये यात्रा चल रही है जी। Thank you very much. Let's give them a big round of applause. Thank you for this wonderful session. Yeah, thank you.